राम भाई शेयर कर दो सभी जगह। सभी भाइयों को नमस्कार। नर्मदेश्वर भाई, राम भाई, ज़रा शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में यार। वो एक्चुअली थोड़ा सा काम आ गया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए। प्लीज़ शेयर कर दे। रिजवान भाई आप भी शेयर कर दो ज़रा। मुकेश प्रजापति भाई, अभी मुकेश भाई अभी सबके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। पहले मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से वार्ता भी नहीं हो पाई। विद्यासागर भाई नमस्कार, आदित्य भाई नमस्कार, रवि नमस्कार, विजय भैया नमस्कार, नर्मदेश्वर भाई नमस्कार। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं इस समय। एक तो जो चौहान साहब की बेंच से हुआ था, और दूसरा जो ऑर्डर है वो राजन राय साहब की बेंच से हुआ था। तो दोनों हैं हमारे पास। तो पहले एक बार मैं पढ़ दूं, क्योंकि राजन राय साहब की एक हमेशा से ये खासियत रही है कि वो जिसको भी बोलना होता है उसको फाइनल जितनी देर बाद, जितनी देर तक जितना बोलना है बोल लीजिए। एक बार आपका पक्ष ख़त्म हो गया फिर दोबारा वो बोलने का मौका नहीं देते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, जो राजन राय साहब की सबसे ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि मेरिट के जज हैं। मेरिट के जज का मतलब ये होता है वो केवल जो वास्तव में लीगल चीज़ होगी उसी पर जो है वो बहस चीज़ों को देखेंगे। बाकी आपका जो कहानी है वो उनकी बेंच में सुनने को नहीं मिलेगी। एक तो हिल रहा है, सही हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले मैं राजन राय साहब के ऑर्डर से ही पढ़ना शुरू करता हूँ कि जो राजन राय साहब का पहला पैरा है जो कल उन्होंने डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कंटेंशन ऑफ श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर that 28,000 reserve category candidates who had secured more than 67.11 marks, which was the cutoff of the general category, were not adjusted in the general category। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे काउंसिल मिश्रा सर थे, उनका कहना ये है कि लगभग 28,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो 67.11 जिनका गुणांक था या उससे ऊपर थे, उनको ओपन कैटेगरी में नहीं समायोजित किया गया है, बल्कि उनको रिजर्व कैटेगरी में समायोजित कर दिया गया है। यानी कि जितने भी 28,000 कैंडिडेट्स थे उनको अनरिजर्व में करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिजर्व में कर दिया है। ठीक ना। बट वेयर मेंटेन्ड इन द रिजर्व कैटेगरी कंट्रेरी टू सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट 1994। यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक अनारक्षित के बराबर है, उनको यदि आप आरक्षित वर्ग में समायोजित करते हैं, यानी कि यदि जिसका गुणांक जनरल के बराबर है यानी अनारक्षित के बराबर है, तो अनारक्षित में जाएगा, आरक्षित श्रेणी में वो कदापि भी नहीं आएगा। ठीक ना। और यदि सरकार ने ऐसा किया है तो ये रिजर्वेशन एक्ट 1994 का वायलेशन है, कंट्रारी है। मतलब जो हमारा आरक्षण अधिनियम 1994 है उसका उल्लंघन है। और जो ये आरक्षण 1994 नियमावली है, जो एक्ट है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ले डाउन किया हुआ है, मतलब एक कानून का रूप रख चुका है। तो इसको किसी भी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो रिजर्व कैटेगरी का जो सेक्शन 36 है, यानी जो 1994 का सेक्शन 36 है, वो कहता क्या है
36 रिजर्वेशन कैटेगरी 1994 का कहता ये है कि जो भी अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी से आएंगे, 1994 जो हमारा अधिनियम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 36 की, जो सेक्शन 36 है, वो ये कहता है यदि कोई अभ्यर्थी चाहे वो अनारक्षित श्रेणी का हो यानी जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, यदि वो ओपन प्रतिस्पर्धा से मेरिट में स्थान बनाता है तो उसको किसी भी दशा में आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसका गुणांक अनारक्षित के बराबर है, यदि वो अनारक्षित में जाता है यानी कि उसका गुणांक जनरल के बराबर होता है, तो उसको किसी भी दशा में कैटेगरी की सीट में नहीं रखा जाएगा। उसको जो ओपन कैटेगरी की 50% सीट्स हैं उसी के अंतर्गत जो है उसको रखा जाएगा। क्लियर है? ये हमारा 1994 नियमावली भी कहती है जो एक्ट है। इसके अलावा हाई कोर्ट के भी बहुत सारे फुल बेंच के ऑर्डर्स हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सारी चीज़ें हैं। जो 1994 हमारी नियमावली है, जिसकी मैं 36 की बात सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए कि इस एक्ट को किसी भी दशा में वायलेट किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा कदापि नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जितेंद्र सिंह ऑर्डर में ये ऑर्डर पास कर रखा है कि यदि हमने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, फिर भी अगर हमारा गुणांक जनरल के बराबर है तो हम अनारक्षित में ही जाएंगे, आप हमको आरक्षित रिक्तियों में नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भेजा है, ठीक ना। तो जो ऑर्डर्स है वो यही कहता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो राजन राय साहब है उन्होंने एक और उसमें कोट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट है, मेरिटोरियस मतलब मेधावी, उसको अनारक्षित में ही जाना चाहिए। इस पर कई सारे जजमेंट आ चुके हैं। अभी हाल ही में जो 3 जजों का फुल बेंच का डिसीजन है उसमें भी उन्होंने कहा कि जो 50% सीट्स हैं वो सीधे सीधे ओपन मेरिट की होती हैं। उनमें हर वो अभ्यर्थी आ सकता है जो मेधावी होगा, मेरिटोरियस होगा, यानी जिसका गुणांक या कट ऑफ या मेरिट अनारक्षित के बराबर, वो सारे के सारे उसी में चले जाएंगे। उनको आप किसी भी दशा में कैटेगरी में नहीं भेज सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो कल का ऑर्डर है उसमें राजन राय साहब ने एक और कोट कर दिया कि ऑन 3/2/2021 द कोर्ट हैड sought a response from the state authority in the record which has not been filed as yet। यानी राजन राय साहब ने ये तक कर दिया है कि 3 फरवरी को इस कोर्ट ने यानी इस न्यायालय ने अथॉरिटी को यानी कि सरकार को कहा था कि भैया अपना रिस्पांस दाखिल कर दो, यानी स्टेट से कहा था कि जो भी चीज़ें हैं यानी जो भी इसमें काउंटर इत्यादि मतलब जो भी आपका पक्ष है उसको दाखिल कर दीजिए, फाइल कर दीजिए। लेकिन अथॉरिटी ने अभी तक फाइल नहीं किया है। यानी कि जो जजमेंट आज आया है उसको आज का आप मत देखिए, इससे पहले भी उन्होंने जो 3 फरवरी का जजमेंट भी इसमें कोट कर रखा है। 3 फरवरी यानी पूरा फरवरी आपको दिया गया, पूरा मार्च दिया गया और अब अप्रैल में डेट लगी है, यानी आपको 2-2 महीने 2.5 महीने दे दिए गए हैं, तो अब आपको और टाइम नहीं दिया जा सकता। तो कोर्ट ने इसमें ये एकदम क्लियरिफाई कर रखा है कि 3 फरवरी 2021 को भी आपको टाइम दिया गया था 1 महीने का, और उसके बावजूद भी आपने फाइल नहीं किया है। तो ये साफ साफ इंगित करता है कि जज साहब पूरे फॉर्म में हैं और पूरा निपटाने के मूड में हैं, पूरा मैटर निपट जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, लेट द कंसर्न्ड ऑफिशियल अपोजिट पार्टी फाइल देयर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। अब देखिए डेट अप्रैल में भले लगी है, लेकिन कोर्ट ने इनको अप्रैल भर का टाइम नहीं दिया है, ना तो 12 तारीख तक का टाइम दिया है, ना 1 तारीख तक का टाइम दिया है। कोर्ट ने इनको क्या किया है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक, यानी 1 हफ्ते का टाइम दिया है, यानी कल से 1 हफ्ता इनका शुरू हो जाएगा, यानी 1 वीक, यानी 1 वीक कल की डेट से आप जोड़ लीजिए, उसके अंदर इनको हर हाल में फाइल करना ही करना है। अगर नहीं फाइल करते हैं तो इनका काम हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद एक और वर्ड कोर्ट ने यूज़ किया, जो आप कोई भी कोर्ट जब उसमें जजमेंट अपना लिखती है तो उस जजमेंट में उसके शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। वो शब्द ये बयां कर देते हैं कि कोर्ट का इंटेंशन क्या है। कोर्ट ने क्या कहा है कि फाइल देयर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक,
यानी कोर्ट का कहने का मतलब है कि पॉजिटिवली, यानी हम ये उम्मीद करते हैं, यानी ये न्यायालय ये उम्मीद करता है कि आप 1 हफ्ते में अपना जो भी रिस्पांस है, रिस्पांस का मतलब जो भी आपका पक्ष है, वो आपको हर हालत में 1 हफ्ते के अंदर फाइल कर देना होगा, अपना पक्ष रख देना होगा। यानी आज 1 वीक का पहला दिन हो गया, ठीक ना, तो आज का दिन भी काउंट हो गया, कल का भी दिन काउंट हो गया, 2 दिन ये हो गए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक का ही टाइम है इनके पास। उसके बाद जो है इनका टाइम ओवर हो जाएगा, फाइल करने की समय सीमा जो है वो निर्धारित जो है वो निकल जाएगी। ये तो हो गई सरकारी वकील की बात कि भैया तुमको ये तो किसके लिए मटेरियल हो गया। एक तो सरकार के सॉरी जो भी सरकारी वकील थे, एडवोकेट जनरल की बात अभी नहीं आई है, सरकारी वकील थे, उनका ये सब तिकड़म उन्होंने बता दिया है कि भाई 3 फरवरी को भी आपको टाइम दिया गया था, उसके बाद 1 हफ्ता हम और दे रहे हैं, ये सारा काम हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एज प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट जनरल पुट ऑन 12/4/2021, ठीक ना, यानी कि एडवोकेट जनरल के बिहाफ पर ये मांग की गई है कि सर इस मैटर को 12 अप्रैल को लिस्ट कर दिया जाए। यानी कि जो सरकार और उनके सरकारी नुमाइंदे थे, यानी कि जो अथॉरिटी थे, उनके लिए 3 फरवरी से एक टाइम मिल चुका, फिर उनके लिए 1 हफ्ते का राजन राय साहब ने भी टाइम दे दिया। अब जो टाइम दिया जा रहा है 12/4/2021 तक, ये किसके कहने किया जा रहा है, किसके बिहाफ पर किया जा रहा है, एडवोकेट जनरल, यानी कि जो सरकार के एडवोकेट जनरल हैं उनके कहने पर जो है इनका टाइम दिया जा रहा है। यानी कि जिसको जिसको टाइम देना था सबको दे दिया, अथॉरिटी को भी दे दिया, गवर्नमेंट काउंसिल यानी CSC को भी दे दिया और एडवोकेट जनरल को भी दे दिया है। इसके बाद क्या कहा कि पुट ऑन along with the all connected matters except writ petition number 9946 service single of 2020 which have been incorrectly connected इट शैल नाउ बी डीलिंग फ्रॉम द बंच ऑफ द रिट पिटिशंस। यानी कि उन्होंने एक और बात कही है कि जो 9946 सर्विस सिंगल 2020 की है वो इनकरेक्टली कनेक्टेड, यानी यहाँ किसी त्रुटिवश कनेक्ट हो गई, इट शैल नाउ बी डीलिंक्ड, अब ये यहाँ से डीलिंक कर दी जाए फ्रॉम द बंच ऑफ द रिट पिटिशन, यानी ये जो रिट पिटिशंस का बंच है इसमें से जो है इसको डीलिंक कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये याचिका जो थी वो कनेक्टेड थी, अब किस वजह से कनेक्ट थी वो मैंने पता किया था रजिस्ट्री से। तो दरअसल ये जो याचिका थी ये MRC वालों की थी। MRC वालों की मतलब ये ऐसे अभ्यर्थियों की थी जो अभ्यर्थी क्या थे, अपॉइंटेड हैं, अपॉइंटेड का मतलब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको दूर हाई मेरिट होने के बावजूद भी उनको दूर का जिला दे दिया गया था। तो वो शायद अपने काउंसिल को ब्रीफ न कर पाए हो या जो भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से इसमें कनेक्ट हो गई थी, ठीक ना। यानी कि जो ये याचिका डिस्कनेक्ट हुई है ये इसीलिए लिख करके आ गया कि ये इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी याचिका टैग होती है या डिटैग होती है तो वो ऑर्डर में लिख करके आ जाती। 1-2 लड़के मैंने देखा था कि वो कह रहे थे, पता नहीं झूठ कह रहे थे कि सच कह रहे थे, या उनको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को जानकारी होती नहीं, वो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे देते हैं, या शायद नज़र उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती है, या जो भी चीज़ें रही हों तो ना वो समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं, ना देख पाते हैं, तो इस वजह से वो कहते थे कनेक्ट हुई। तो देखिए अगर ये डिस्कनेक्ट हुई तो ऑर्डर में मेंशन है, अगर कनेक्ट भी होती, कोई भी याचिका अगर कनेक्ट होती तो ऑर्डर में मेंशन होती। और यदि कोई भी ऐसा कह रहा है, कोई भी का मतलब कोई भी होता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होता, वो भी इस डिसीजन में मेंशन हो जाता कि ये फलानी याचिका इसके साथ में टैग हुई। तो आप देख सकते हैं कोई भी याचिका इसके साथ में टैग नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ लोग नेतागिरी के चक्कर में क्या करते हैं, उनके पास बोलने, कहने, सुनने, बताने, समझाने करने के लिए कुछ होता है नहीं, तो उसमें वो लोग एक सिगूफा छोड़ते हैं कि फलानी याचिका हो रही, ढमाकी याचिका। भाई आपके पास जब कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मुकदमे ज्ञान ही नहीं है, मतलब नहीं है, जानकारी नहीं, तो तुम आखिर लोगों के सामने बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक सिगूफा छोड़ा जाता है कि नई याचिका कनेक्टेड हुई या नए याची बने, तो ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम टीम की तरफ से तो नहीं है। बाकी अगर कोई दूसरे लोग या कहीं से भी कोई भी अगर करता होगा तो हमारे लोगों के माध्यम से नहीं है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, इतना हम लोग पूरी जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक ना। और
अगर कोई कहता है कि फलाने याचिका कर रहे हैं या वो धमाके याचिका कर रहे हैं, तो भैया जब वो डीलिंक हो सकती है, तुम कोर्ट में उपस्थित रहते हो, तो काहे कनेक्ट होने देते हो? और अगर कनेक्ट होने देते हो तो ऑर्डर में काहे नहीं लिखा है? तो ये मूर्खता वाली बातें करना बंद कर दो। और कौवा कान ले गया, यानी याचिका हो गई, तो उससे पहले अपना कान चेक कर लो कि कान वास्तव में है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तब आगे ध्यान दो, ठीक ना। तो बात इसकी करेंगे, मूर्खों की बात नहीं करेंगे। कनेक्ट हुई नहीं कनेक्ट हुई याचिका वाचिका उससे नहीं मतलब है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक ना। इसके बाद क्या है, कोर्ट ने आगे लिखा, इट इज़ मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू द स्टेट टू फाइलिंग रिस्पॉन्स इन द रिट पिटीशंस। देखिए, मुकदमा डिसाइड करने पाता तो कोर्ट कैसे ऑर्डर करती है। अब आप इस पैरा को पढ़ करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो डिले होता है, वो डिले जब होता है तो वो केवल और केवल कोर्ट की वजह से होता है, याचियों और प्रतिवादियों की वजह से नहीं होता। अब जैसे देखो, राजनायक साहब डिसाइड करने जा रहे हैं तो उन्होंने लिख दिया है, ठीक ना। क्या लिखा है, इट इज़ मेड क्लियर नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू द स्टेट, यानी कोई भी अन्य मौका सरकार को नहीं दिया जाएगा। यानी कि 3 फरवरी में सरकार को दे दिया गया, सबको दे दिया गया, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल को भी दे दिया गया है। अब क्या दिया गया है कि कोर्ट ने कहा है कि अब आपको हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद देखिए क्या है कि स्टेट फॉर फाइलिंग रिस्पॉन्स इन दिस रिट पिटीशन और इन एनी अदर कनेक्टेड रिट पिटीशन इन व्हिच द रिस्पॉन्स हैड बीन कॉल्ड बाय द कोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड। यानी कि राजनायक साहब ये कह रहे हैं कि जो रिस्पांस दाखिल करने का, यानी काउंटर वाउंटर जो भी दाखिल करने का टाइम है, वो ना केवल इस याचिका में बल्कि इससे रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं, यदि उनमें भी काउंटर कॉल हुआ है और आपने अभी तक फाइल नहीं किया है, तो उसके आधार पर आप ये मांग कहीं पर भी नहीं रख सकते हो कि साहब हमने फलानी रिट में काउंटर नहीं फाइल किया है, इसलिए जो है हमको और टाइम दे दीजिए। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा है कि रिस्पॉन्स इन दिस रिट पिटीशन और इन एनी अदर कनेक्टेड रिट पिटीशन, यानी चाहे ये याचिका हो और चाहे इस याचिका से कनेक्टेड अन्य याचिकाएं हों जिसमें काउंटर कॉल हुआ हो और आपने अभी फाइल ना किया हो, तो भी आपको इस मुद्दे पर कोई भी अन्य टाइम नहीं दिया जाएगा। किसी भी अन्य रिट के लिए भी टाइम नहीं दिया जाएगा कि साहब हमको अभी फलानी रिट में फाइल करना है। जैसे मान लिया सपोज दैट, जैसे एक अनामिका वर्मा नाम से हो गई, लोहा, भास्कर, सुशील, इन सब नामों से जैसे याचिकाएं हो गई, तो अगर सपोज दैट मान लिया जैसे महेंद्र पाल में फाइल हो गया और अनामिका में मान लिया नहीं फाइल है, हालांकि फाइल है लेकिन सपोज दैट मान लो नहीं फाइल है, तो आप यानी अथॉरिटी यानी सरकार ये नहीं कह सकती साहब हमने अभी अनामिका वर्मा में नहीं फाइल किया है इसलिए हमको उसमें फाइल करने के लिए टाइम दे दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट मेंशन कर दिया, चाहे ये रिट पिटीशन हो, ये मीन्स 13-156 महेंद्र पाल आदर्श हो या अन्य कनेक्टेड मैटर्स हो, यानी कि चाहे अन्य जो याचिकाएं हैं जो इससे कनेक्टेड हैं उनमें भी यदि आपने नहीं फाइल किया है तो भी उनमें काउंटर कॉल हुआ है, तो आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो है उसमें भी काउंटर फाइल करने के लिए आप हमको टाइम दे दीजिए। यानी कि आपको किसी भी दशा में टाइम नहीं दिया जाएगा, चाहे आप फाइल करे हो चाहे ना करे हो, बशर्ते वो इससे कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर इस मुकदमे से कनेक्टेड है तो आपको किसी भी दशा में कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। ये आप नहीं कह सकते कि हमने भास्कर सिंह यादव में नहीं फाइल किया, ये आप नहीं कह सकते हमने अनामिका वर्मा में नहीं फाइल किया, ये आप नहीं कर सकते कि हमने रविशंकर में नहीं फाइल किया। जो भी याचिका इससे टैग है, अगर आप चाहो तो एक हफ्ते में फाइल कर दो, अगर नहीं फाइल करते हो तो भैया तुम्हारा मतलब है, आपको किसी भी तरीके से टाइम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, द मैटर शैल बी हर्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि यदि आप फाइल कर देते हो तो ठीक है, नहीं फाइल करते हो तो क्या किया जाएगा, द मैटर शैल बी हर्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हमारा मुद्दा है उसको फाइनली हमका मतलब सुना जाएगा। इसके बाद क्या करें, एज द मैटर परटेनिंग टू सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो ये मुद्दा है वो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट से है, यानी चयन और नियुक्त से संबंधित है, शुड नॉट बी केप्ट पेंडिंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसको ज़्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है।
क्योंकि मुद्दा सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट से है, इसलिए इनको ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। नहीं तो आप भी शिक्षा मित्रों के तरीके से कहोगे साहब हम तो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि चूँकि मुद्दा सिलेक्शन अपॉइंटमेंट है, इसलिए ज़्यादा देर तक इसको हम पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। इफ़ दे आर केप्ट पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम दी क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। यानी उनके कहने का मतलब है यदि इसको हम ज़्यादा दिनों तक पेंडिंग रखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता जाएगा। यानी हमने क्या कहा था, शुरुआत में बताया था कि जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके लिए दिक्कतें होंगी। तो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए राजन राय साहब ने, कोर्ट ने कह दिया है कि भैया हम इसको ज़्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मुद्दा सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, एक तो ये बात हो गई। इसके बाद भैया हम आपको बता दें कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लड़के पूछते हैं, कम से कम आज भी मेरे पास जहाँ तक मैं जानता हूँ कम से कम 25-30 लोगों के फ़ोन आएंगे, भैया 67.11 की ऊपर की लिस्ट मांगी गई है कि 67 मतलब 66.73 तक की लिस्ट मांगी गई है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि केवल 67.11 से ऊपर की मांगी गई है, वो लोग एक नंबर के जानकार नहीं है। कहना कुछ और चाह रहे थे, खैर मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको कितनी जानकारी है वो आप यहीं से समझ जाएंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो हमारा 1994 का सेक्शन 36 है वो यही कहता है कि जो भी व्यक्ति अनारक्षित के बराबर गुणांक होगा वो बंदा अनारक्षित में चला जाएगा, उसका चयन ओपन मेरिट में होगा, कैटेगरी में नहीं होगा। ठीक ना। तो अब क्या है, राजन राय साहब का कहना है कि आप 67.11 से ऊपर की लिस्ट ले आओ। ठीक ना, और जितने भी अनारक्षित के अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे जनरल के होंगे, उनको हम उठा करके 67.11 अगर उनका गुणांक है तो उनको ऊपर रख देंगे। ऊपर रखने के बाद फिर आप हमको 67.11, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऊपर की मांगी गई कि नीचे की मांगी गई। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैटर क्या है। कोर्ट क्या लिखती है उसका इंटेंशन समझिए, उसकी भावना क्या है, क्या वो कहना चाह रही वो समझने की कोशिश है। केवल अंग्रेजी पढ़ लेने मात्र से, समझ लेने मात्र से आप कोर्ट की भाषा नहीं समझ सकते। कोर्ट ने क्या कहा कि 67.11 से ऊपर जितने अभ्यर्थी होंगे वो आप लिस्ट दे दो। यानी 67.11 के अभ्यर्थी जब निकल गए तो अब जितने बचे हैं, यानी 67.11 से नीचे हमको क्या चाहिए, 27% चाहिए। ठीक ना, यानी 67.11 तक जिनका गुणांक हो गया वो किस में चले जाएंगे, 36 के अंतर्गत ओपन मेरिट में चले जाएंगे। यही तो 1994 कहता है, यही जितेंद्र सिंह का ऑर्डर कहता है, यही भी हाल ही में जो ऑर्डर आया है वो कहता है। तो यानी कि जो अभ्यर्थी 67.11 तक के होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ओपन कैटेगरी में। जब ओपन कैटेगरी में चले गए, अब किसकी मेरिट शुरू होगी, अब शुरू होगी मेरिट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शुरू होगी। अब आरक्षित वर्ग में कौन से अभ्यर्थी आएंगे, 27% में ओबीसी आएगा, 21% में एससी आएगा और 2% में एससी आएगा। यानी 67.11 के बाद वाले तो सब निकल गए, डब्बे में बंद हो गए जा करके। अब उसके 67.11 से नीचे हमको 27% दे दो। यही जजमेंट तो राजन राय साहब ने, चौहान साहब ने लिखा था, यही तो लिखा था। लेकिन उस समय भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मैटर क्या है। ठीक ना, यानी कि आप दोनों जजमेंट को एक साथ लेकर के पढ़ो। हमने पिछली बार भी बताया था कि कोई भी जजमेंट जब हो जाता है तो आगे उसी के आगे जजमेंट होता है, उससे पीछे नहीं होता। तो वही तो राजेश चौहान साहब कहे गए थे ना कि 67.11 वाले ऊपर वाले दे दो, हमको नंबर्स दे दो, फिर उसके नीचे हमको 27% दे दो, बात खत्म हो गई। यही तो हमारा तुम्हारा झगड़ा है। आप ये कह रहे हो कि हमने 67 जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनको उठा के एमआरसी में ठोक के ग्रह जनपद लगा करके उनको हम कैटेगरी में डाल देंगे। तो भैया मेरे 1994 कहता ही यही है कि तुम दुनिया का कोई भी कानून लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो बंदा ओपन कैटेगरी में जाएगा ओबीसी एससी का, उसको किसी भी दशा में 1994 36 सेक्शन, जो बंदा अपनी प्रतिभा, मेधा और के दम पर ओपन कैटेगरी में जाएगा, यानी कि मेधावी रहेगा, वो बंदा किसी भी दशा में आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित
नहीं किया जाएगा। उसमें जब आप 3(6) पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा किसी भी दशा में समायोजित नहीं किया जाएगा रिजर्व कैटेगरी में। किसी भी दशा में समायोजित करने का मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते साहब हमने 20% महिला दे दिया, हाँ साहब हमने पूरे का तलवार चला दी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल, कुछ नहीं। सीधे सीधे सिंपल सा इतना है, ओपन कैटेगरी का केवल एक रूल होता है, वो मेधावी होना चाहिए, ठीक ना। उसका केवल एक रूल होता है कि वो ओपन कैटेगरी गुणांक के बराबर होना चाहिए, वही उसका रूल होता है, बाकी कोई रूल नहीं होता है। बाकी अगर उसका गुणांक जनरल के बराबर है तो उसको आप किसी भी जोड़ तोड़ मरोड़, एज रिलैक्सेशन, TT 82, STT 90 इत्यादि के आधार पर किसी भी दशा में कैटेगरी में फेंक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसका गुणांक 68 था लेकिन इसको गृह जनपद नहीं मिल रहा था, इसलिए साहब हमने इसको गृह जनपद दे करके इसके ऊपर एहसान किया और इसको रिजर्व कैटेगरी में फेंक दिया ना, कदापि नहीं कर सकते हो। 3(6) का कंट्रारी फिर आपका हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपकी लिस्ट रद्द हो जाएगी। यही तो कोर्ट ने कहा है कि अगर 3(6) के तहत जो भी ओपन कैटेगरी का बंदा है, जनरल के बराबर है, जिसका गुणांक 67.11 से ऊपर है, तुम्हारे बाप की दम नहीं है कि उसको नीचे वाले उसमें कर दो। तुम्हारे बाप की दम थी, कर दिया, कोर्ट अब उसकी क्लास लेगी, वही हसर होगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी कहने का मतलब है कि आपको हर चीज़ कोर्ट नहीं बताएगी, कोर्ट को अपने इंटेंशन समझना होगा। कोर्ट ने क्या कहा, भैया 67.11 से ऊपर के बंदे को ले आओ, ले जाओ, सब लिस्ट ले जाओ, लगभग 28,000 जो भी हैं, टोटल 31,000 दिया ना, 67.11 से ऊपर ले जाओ। उसके बाद बचेगा कौन, 3,000 कैंडिडेट OBC का बचेगा। होना कितना चाहिए, 27%। 27% आपका होना चाहिए 18,598। 3,000 निकाल दो, 15,000 का खा गए हो नहीं खा गए, अब कहाँ से दिखाओगे। दाल में नमक के बराबर खाए होते तो काम चल जाता, पूरी दाल ही खा गए, तो अब यहाँ पर ये फंस गए। तो कहने का मतलब सिर्फ कोर्ट का इतना है, कोर्ट ने दोनों चीज़ें मांगी हैं, चाहे वो 67.11 हो और चाहे उससे नीचे हो, बस ज़रूरत होती है समझने की। समझने की का मतलब कोई ये थोड़ी ना होगा कि आपको हम इमोशनल होने से मुकदमे नहीं जीते जाते हैं, इमोशनल होने से मुकदमे नहीं जीते जाते हैं, और ना ही इमोशनल होने से नौकरी मिलती है। रोने गाने से नौकरी मिलती तो हर आदमी रोने गाने वाला नौकरी कर रहा होता, ठीक ना। तो कोर्ट का कहना सिर्फ इतना है कि आप 67.11 के ऊपर की लिस्ट दे दो, उसके बाद इन बंदों को 27% रिजर्वेशन दे दो, हम इनको भेजे दे रहे हैं, बेचारों काम खत्म हो गया। अब करेंगे क्या, फंस जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 67.11 से ऊपर 28,000 होने चाहिए, ठीक ना। वो सॉरी, जो 28,000 कैंडिडेट होने चाहिए वो UR में जाने चाहिए, ठीक ना। और 31,605 इन्होंने कुल दिया है, यानी कि अगर 28,000 जो जनरल में जाने चाहिए, उसके बाद आप सोच लीजिए कि 3,000 सीटें तो हमको दिया है और मिलना कितनी चाहिए, 18,598। तो 15,000 का सीधे सीधे ही आपका नुकसान हुआ है, हुआ नहीं हुआ। अब इन 15,000 जो सीटें होंगी, इनमें वर्टिकल रिजर्वेशन, सॉरी 27% में वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कट जाएगा, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स आ जाएंगे, एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो किसी भी दशा में कि भैया हमने 20% महिला दे दिया, हमने फिजिकल हैंडीकैप्ड का दे दिया, हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दे दिया, कहीं कुछ नहीं दे सकते हो। 1994 क्यों, 3(6) प्रोटेक्ट किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। किस जजमेंट से, जितेंद्र सिंह से। और जितेंद्र सिंह पर ये भी कल भी एक जजमेंट देखो, कांस्टेबल वाला आया, अग्निशमन वाला आया नहीं है, उसमें तो कोर्ट ने यही कहा कि जो बंदा ओपन कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहा है उसको आप किसी भी दशा में अनारक्षित में ही भेजोगे, आरक्षित वर्ग में नहीं भेजोगे, क्योंकि ओपन कैटेगरी का गुणांक जो एकमात्र मानक होता है, ओपन कैटेगरी का एकमात्र मानक होता है, और वो होता है प्रतिस्पर्धा, यानी मेधावी होना चाहिए, यानी गुणांक बराबर होना चाहिए। वो जजमेंट जो आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो दरअसल जजमेंट कांस्टेबल का था, अपने ही उत्तर प्रदेश का ही है। जब से ये सरकार आई है तब से पूरा का पूरा जो है रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है, और हम लोग जय श्री राम का नारा लगा करके खुश हैं। लगाना भी चाहिए, वो हमारे आराध्य हैं, लेकिन उसका ये मतलब कदापि नहीं होना चाहिए कि जो है जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति थी, हमारी नौकरी जिससे मिलती थी, उसको हम भूल जाएं, ठीक है। तो अब जो जजमेंट आया है, जो अभी कल आया है, वो दरअसल
जो फायर वाले थे बंदे, अग्निशमन वाले, और कांस्टेबल से रिलेटेड था। सेम कंडीशन उसमें भी किया था। उसमें भी इन्होंने क्या किया था, जो बच्चे कहीं पर लाभ ले चुके थे उनको इन्होंने क्या किया था, आरक्षित रिक्तियों के ऊपर समायोजित कर दिया गया था। वो लड़के हाईकोर्ट डीबी से जीत गए थे, तो उनकी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज करी थी कि नहीं, हम पावर में हैं, हम अथॉरिटी हैं, हम जिसको चाहें उसको आरक्षित में फेंक दें, जिसको चाहें उसको रिजर्व में फेंक दें। तो कोर्ट ने वही हवाला दिया कि बेटा जो भी अभ्यर्थी रहेगा वो अगर गुणांक बराबर है जनरल के अनारक्षित के, तो आपको उसको किसी भी दशा में आरक्षित श्रेणी में नहीं भेज सकते। तो अब सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुकी है। देखिए राजन राय साहब की खासियत है वो केवल नब्ज पकड़ते, नब्ज उन्होंने पकड़ लिया, भैया 67.0 ऊपर से दे दो, उसके बाद 27% की लिस्ट दे दो, हमें लड़कों को भेजे दे रहे, काम खत्म, हमारी डेट ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगी। ये दोनों वो हमको दिखा देंगे कि ये पकड़ो 67.11 की लिस्ट और ये पकड़ो 27% की लिस्ट, दोनों हमको दिखा दो, बात खत्म हो गई। अब दोनों कहाँ से लाएंगे, दोनों कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अगर 67.11 वाली तो दिखा देंगे, लेकिन जब नीचे आएंगे तो इनको कितने अभ्यर्थी मिलेंगे, 3000 लगभग मिलेंगे, और मिलने कितने चाहिए, लगभग 27% के हिसाब से 18,998 मिलने चाहिए। लाएंगे कितने, 3032-33 की लिस्ट लाएंगे, 15,000 कहाँ गए, 15,000 की लिस्ट कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं लाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 200-500 की बात होती तो ये बच जाते, लेकिन जब इतना बड़ा गोलमाल किया है तो भैया बचने की उम्मीद इनकी नहीं है। हमारा लोगों का प्रयास ये है कि किसी तरीके से अगर हम लोगों का भला होता है, हालांकि वो तो आने वाले समय में क्लियर होगा। राजन राय साहब की कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है, वो मेरिट पर डिसीजन करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी का तो चौहान साहब का आर्डर तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि उसमें भी उन्होंने 21%, और हाँ इनको एससी का भी पूरा का पूरा लिस्ट देनी पड़ेगी, जितने अनारक्षित में गए हैं उनको ले लो, और उसके बाद 27% भी आपको देना पड़ेगा, 21% की भी लिस्ट देना पड़ेगा, और 2% की भी लिस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने स्पष्ट इंगित कर दिया है कि पहली चीज़ तो हिंदी में ये समझो कि 1994 सिर्फ में 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी है, 27% ओबीसी है, 21% एससी है, और 2% एसटी है। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। इसके बाद जो रिजर्वेशन कटेगा वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कटेगा, और वो इनकी कैटेगरी से कटेगा। तो भैया हमको 27% वाले अभ्यर्थियों की सूची दे दो, बात खत्म हो गया। और हाँ, और जो हॉरिजेंटल में यानी कि फ्रीडम फाइटर, विकलांग, ये सब भी रहेंगे बच्चे, वो भी अगर गुणांक जनरल के बराबर है तो वो बच्चे भी ओपन प्रतिस्पर्धा में ही जाएंगे, जैसे भी सौरभ यादव वाला जजमेंट आया था। तो कहने का मतलब ये जितने भी जजमेंट हैं ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे 1994 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है उसी जजमेंट को बिहाफ बना करके आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार रूल चेंज कर सकती है, ये कर, भैया कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस जजमेंट पर 1994 एक्ट उत्तर प्रदेश के संबंध में रिजर्वेशन एक्ट प्रभावी है, उस एक्ट को अब किसी भी दशा में बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तभी बदलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का जितेंद्र सिंह वाला आर्डर क्वैश होगा, रद्द होगा, और जो जितेंद्र सिंह वाला आर्डर है उसको सालों बीत चुके हैं, और कोई भी जजमेंट जब 2 साल तक नहीं चैलेंज होता है तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो वो जो 1994 है वो रिजर्वेशन एक्ट तो है ही, साथ ही साथ कानून बन चुका है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। अब उसको रद्द करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वो है रिव्यू पिटीशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में करें, वो भी 7 जजों की संविधान पीठ उसको डिसीजन दे, फिर केंद्र कानून बनाए, फिर स्टेट फॉलो करे। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, और वो इतना पचड़ा कोई भी स्टेट, कोई भी कोर्ट इतने लंबे में हाथ नहीं डालेगी। तो ये मोटा मोटा आज का जो भी विश्लेषण था वो मैंने आपको बता दिया। ईश्वर पर भरोसा रखिए, इमोशनल अत्याचार से बचिए, झूठ से बचिए। जो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसको कहने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि आखिर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, उसका आप लोग परीक्षण कर लीजिए। उसके बाद किसी पर कोई टिप्पणी करिए, कुछ बोलिए। किसी को भी
बुरा भला सही गलत जो भी आपको कहना है उसके विषय में पहले पता कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए, सच्चाई का पता लगा लीजिए। जब तक आप श्योर ना हो जाए तब तक किसी को कुछ भी कहना उचित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल मेरा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई इस भ्रम में कदापि ना रहे कि मेरा गुणांक 65 है, मेरा हो जाएगा, लोहा का नहीं होगा, उदय का नहीं होगा, रामविलास का नहीं होगा, इनका नहीं होगा, नर्मदेश्वर का नहीं होगा, नर्मदेश्वर भाई का नहीं होगा, विदित का नहीं होगा, जो है ब्रजेश प्रजापति का नहीं होगा। ये दिमाग में बिल्कुल निकाल दीजिए, होगा सबका होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये कदापि पॉसिबल नहीं है, कम से कम मेरे होते हुए नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, भरोसा रखिए ईश्वर पर, सारी चीज़ें सही जा रही हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर ने भी थोड़ा सा भी साथ दे दिया, तो मुकदमा आपका अप्रैल में डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड माथुर साहब के यहाँ से ही हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ गई कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अदरवाइज़ इतना लंबा टाइम नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ देखो, तस्लीम बानो वाले बच्चे कमेंट करने लगे। देखिए, तस्लीम बानो वाली जो याचिका है यार, क्या हम बताएं, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं रजिस्ट्री में जा कर के अगली डेट पर, अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा है, हम जानते हैं हमारे भाइयों को सबसे ज़्यादा भरोसा है कोर्ट के विषय में कम से कम, तो आप बिल्कुल भरोसा मानिए, मैं रजिस्ट्री में 1-2 दिन में जा कर के ही बंडल में बंधवा दूंगा और अगली बार छप के आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बोल रहा हूँ, चाहे जैसे हो उसकी बात आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक ना। वो जो भी रिट है वो रिट नंबर मैंने नोट कर लिया है। और इस बार क्या होगा, रजिस्ट्री में जा कर के सेक्शन से निकलवा करके बंडल जो महेंद्रपाल एंड अदर्स वाला है उसी में बंधवा करके तभी आऊँगा, क्योंकि जब वो बंडल में बंध जाएगी ना, तो जब कोर्ट में आती है तो सारी फीडिंग हो जाती है, तो वो छप के आ जाती है, तो मैं खुद उसको छपवा करके बंधवा करके तब लाऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए बिल्कुल भी आप जो है दिक्कत ना करें। और बाकी जो डिटैग वगैरह हुई है वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो ऑर्डर्स कोई नए नहीं है, वो सब जितेंद्र सिंह ऑर्डर्स पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर हमारे किसी भाई का कुछ बचा हो तो हम ही बोल देते हैं यार, इतना कह करके जो है कि बेचारे जितने भी लोग हैं उनका सबका हो जाता। प्रियदर्शी भाई बोल रहे हैं कि इलाहाबाद वालों के लिए भी कह दें। देखिए प्रियदर्शी भाई, मैंने एक बार पिछली बार भी कहा था, इस बार भी मैं कह रहा हूँ एकदम क्लियर कट कि यदि जजमेंट रिपोर्टेबल आएगा तो जो लखनऊ में होगा वही इलाहाबाद में होगा, और यदि जजमेंट नॉन रिपोर्टेबल आएगा तो केवल और केवल जो ऑन दैट डे ऑन दैट कोर्ट, यानी उस दिन उस समय उस कोर्ट में जितने लोग होंगे उनको ही वरीयता दी जाती है। ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है। और जो रिपोर्टेबल जजमेंट होता है वो सब जगह पर लागू होता है, अगर चाहे यहाँ हो चाहे इलाहाबाद हो, दोनों खंडपीठ में जो है वो माना जाएगा। रिपोर्टेबल मतलब सब जगह, नॉन रिपोर्टेबल मतलब केवल और केवल उस दिन उस समय उस कोर्ट में जितने याचिकाएं रहती हैं, जितने लोग रहते हैं, उन लोगों के विषय में ही कोर्ट विचार करती है। ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है। रिपोर्टेबल जजमेंट वो होता है जो चाहे इलाहाबाद में हो, डबल बेंच हो, मतलब कहीं पर भी हो, उस मैटर से अगर रिलेटेड है तो वो पूरी जगह पर लागू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आलोक भाई कह रहे हैं लिस्ट कैंसिल हो और सीट आए। बिल्कुल, अब कोर्ट हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। रवि कह रहे हैं कि जो वो याचिका वो आप उस पर छोड़ दें, मैंने बोल दिया ना कि वो हमारे बच्चे, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, तो जो चाहे तस्लीम बानो वाली हो कोई भी हो, सभी जो है हमारी जो है भाई बहन हैं। तो इस बार आपकी छप के आएगी, हमारी जिम्मेदारी है, मैं बंधवा करके तभी आऊँगा। मोहम्मद आरिफ भाई मैंने बोल दिया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार छप के आएगी। सूर्यकांत भाई नमस्कार। सूर्यकांत भाई, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जो है बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हम समझ लीजिए।
अखिलेश पटेल बोल रहे हैं आयोग में जो आयोग कौन है, कौन सा आयोग, किस आयोग की बात कह रहे हैं? जो आयोग अपनी प्रतिष्ठा अपनी निष्ठा नहीं बचा सका उस आयोग की बात आप कर रहे हैं। हाँ, उस आयोग के सारे कुछ नेता बन गए वो अलग बात है। सोनू भैया नमस्कार नमस्कार। मुकेश कुमार जायसवाल बोल रहे हैं कि याचियों की संख्या कितनी है? अरे वही 2700-2800 है। अरे 3000 मान लीजिए मैक्सिमम। तो ये सारी बातें थी। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो आप लोगों के सहारे ही लड़ी जा रही है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ईश्वर ने चाहा तो सभी का जो है कल्याण होगा। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए।